हिंदी साहित्य जगत में शिवानी जी का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। उनकी लेखन शैली श्रोताओं और पाठकों को अभिभूत कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती है और पाठक या श्रोता उस कहानी या उपन्यास की दुनिया में ही विचरण करने लगता है। उनकी कहानी या उपन्यास पढ़ते पढ़ते एक नशा सा छा जाता है और उस नशे के हम आदी होने लगते हैं और शिवानी जी की रचनाओं को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ते या सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शिवानी जी का प्रसिद्ध उपन्यास मायापुरी। आज सुनिए उपन्यास का प्रथम भाग। श्रावण की वर्षा से पहाड़ के मकानों की छतें धुलकर चमक रही थीं। पेड़ों के बीच से झांकती गोल गोलाकार सरपिणी सी पगडंडियाँ लोगों के चलने से मुखर हो उठीं। ग्राम के बालक हाथ में लकड़ी की पाटियाँ और दवात में सफ़ेद घोली खड़िया लेकर स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। देवी दत्त का प्रांगण भी बाल कलकंठ से मुखरित हो उठा। दीदी मेरी चोटी बांध दो, दीदी बासी रोटियों का कटोरदान निकालो ना जल्दी से, मेरी टोपी कहाँ है, हाय अब मैं नंगे सिर स्कूल कैसे जाऊँगा। पहाड़ के स्कूलों में नंगे सिर जाने का अर्थ ही होता है अध्यापक द्वारा कठोर चपेटाघात और कर्णमर्दन। तीनों भाइयों से अकेली निपटती शांत शोभा भी धैर्य खो बैठती। मर क्यों नहीं जाते तीनों छोकरे, देखते नहीं चाय बना रही हूँ, वो झुंझला कर कहती। दीदी की एक डांट से तीनों थोड़ी देर के लिए सहम कर चुप हो जाते और अपने हिस्से की चाय कलई के गिलास में घुटकने लगते। शोभा ने कटोरदान से रोटियां निकाल गुड़ की डली रख भाइयों को दे दी, फिर कपड़ों की गठरी लेकर आंगन में धोने चली गई। तीनों भाई कोट की बाहों से मुंह पोंछते हुए स्कूल को चले गए और क्षण भर पहले का कोलाहल एकाएक शांत हो गया। शोभा ने माँ की मोटी धोती धोकर धूप में डाल दी। आज माँ खेत से देर में आएगी और फिर तभी उसे स्मरण हो आया, आज माँ का एकादशी का व्रत भी तो है। 3-4 दाने आलू के उसने छिपी आग में भूंजने को डाल दिए और उधड़े ऊन का मोजा बुनने बैठ गई। शोभा के पिता की मृत्यु को 1.5 वर्ष बीत चुका था। वे लखनऊ सेक्रेटरिएट में क्लर्क थे और वर्षों से वहीं एक किराए के छोटे से मकान में परिवार सहित रहते थे। कई वर्षों के प्रवास से बच्चे अपनी भाषा प्रायः भूल चुके थे। शोभा बीए कर चुकी थी, 2 पुत्र स्कूल जाते थे। गृहस्थी की गाड़ी मंद मंथर गति से चल रही थी। एक दिन जब लखनऊ आग उगल रहा था, ऑफिस से साइकिल पर घर लौटते क्षीणकाय देवी दत्त लू की चपेट में आ गए और कुछ ही क्षणों में विधवा पत्नी और 4 बच्चों को बिलखता छोड़कर चल बसे। बार बार विलाप करती पिता के मृत शरीर पर पछाड़े खाती माता को और 3 बिलबिलाते अबोध भाइयों को देखकर शोभा की आंखों के आंसू ही सूख गए। पास पड़ोस के पर्वतीय समाज ने किसी तरह चंदा करके संतप्त परिवार को पहाड़ भेज दिया। विधवा का कोई अवलंब न होने पर भी गांव में अपनी ज़मीन थी, बाप दादों का बनाया छोटा सा एक घर भी था। पहाड़ी गांव के लोगों ने बड़े प्रेम से प्रवासी परिवार को अपना लिया। शोभा की माँ अत्यंत निरीह स्वभाव की है। धीरे धीरे उसने गहने बेचकर एक जोड़ी बैल खरीद लिए और वर्षों से बंजर जमीन को जोतकर ठीक बना लिया। तीनों लड़के स्कूल जाने लगे, किंतु विवाह योग्य शोभा उसके हृदय में शूल समान पीड़ा देती। उसके कोमल कुमलाए मुख को देखकर उसे बड़ा दुख होता। एकमात्र कन्या को देवी दत्त ने सर्वदा अच्छी संस्थाओं में पढ़ाया था। कुशाग्र बुद्धि की शोभा ने जब 18 वर्ष में ही बीए कर लिया तो वे बोले, देखना दुर्गा, किसी दिन ये मेरा ही नहीं पूरे कुल का नाम रोशन करेगी। दुर्गा ने कई बार कहा कि अब तो आप उसके लिए कोई लड़का देखिए ना, तो कहते शोभा एमए करेगी, अभी क्या शादी, अभी तो बच्ची है। इसी तरह विवाह योग्य बच्ची को स्वयंवरा रूप में ही विधवा पत्नी पर छोड़ वे चल बसे तो दुर्गा पागल सी हो गई। वो जानती थी कि एमए न करने से पुत्री के हृदय में मन ही मन एक संघर्ष चल रहा है। वो दिन रात खेत के काम में जुटी रहती। ग्राम की बड़ी बूढ़ियां तक कभी कभी कहती, दुल्हन अब इसके हाथ पीले कर दो, इतना पढ़ा लिखा कर क्या लड़की से हल भी जुतवाओगी। शोभा के रूप और गुणों की प्रशंसा सुनकर आसपास के ग्रामों से कई संबंध भी आए। एक हवलदार था, खूब जमीन थी, पक्का मकान और एक दुकान भी थी, किंतु मिडिल पास था। एक उन्हीं के गांव से संबंध आया। लड़का दुहेलू था पर पढ़ा लिखा था और ग्राम की पाठशाला में अध्यापक भी। पहली पत्नी 1 ही वर्ष पूर्व मर चुकी थी, एक 2 वर्ष का लड़का था। शोभा की माँ को गांव की औरतों ने बहुत समझाया।
ऐसा पढ़ा लिखा लड़का अब और नहीं मिलेगा। वो 30 ही वर्ष का तो है। नहीं बहन, शोभा की माँ कहती, सौतेली संतान पालना और हथेली का मांस खाना बराबर है। आंखों पर पट्टी बांधकर कैसे लड़की को कुएं में ढकेल दूं? प्राण देकर भी वो लड़का पालेगी तो भी सौतेली माँ ही कहलाएगी। ना ना ना, मुझसे नहीं होगा ये। मेरी शोभा को उसके बाप पढ़ा गए हैं, कहीं ना कहीं पेट भर ही लेगी। इसके बाद शोभा के विवाह का प्रसंग एक प्रकार से दब ही सा गया। एक दिन शोभा और माँ खेत से धान लेकर लौटी तो देखा आंगन में एक नीला लिफाफा पड़ा है। शोभा ने बड़ी उत्सुकता से लपक कर लिफाफा उठा लिया। क्या जाने उसकी सहेली सरला का हो या उसकी अध्यापिका मिस देव का। किंतु लिफाफा खोलते ही उसे बड़ी निराशा हुई। पत्र गोदावरी मौसी का था। गोदावरी उसकी माँ के बचपन की सहेली है। दोनों का मायका एक ही ग्राम में है। गोदावरी का विवाह एक संभ्रांत परिवार में हुआ है। उसके पति इंजीनियर हैं। दुर्गा का भी विवाह एक उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण पुत्र से ही हुआ, पर पति क्लर्क थे। वर्षों से दोनों सखियां मिल भी न पाई थीं। पर जब दुर्गा पर पति की मृत्यु का वज्रपात हुआ तब उससे पहल गोदावरी ने ही सखी की सुध ली थी। आज भी उसने यही लिखा है कि शोभा ने लखनऊ से बीए किया था और अब वे लोग भी अपने लखनऊ के नए मकान में रहने आ गए हैं। शोभा यदि उनके पास ही रहकर पढ़ ले तो उन्हें बड़ा संतोष होगा। गोदावरी के स्नेह में निमंत्रण को पाकर दुर्गा गदगद हो गई। बोली, शोभा बेटी, तू आज ही एक कार्ड मंगवाकर लिख दे कि तू शीघ्र ही पहुंच रही है। आह, बेचारी तुझे पलकों पर बिठाकर रखेगी। जैसा ही धन दिया है ईश्वर ने, वैसा ही दिल भी दिया है। गोदावरी के पति इंजीनियर थे, पर ईमान के पक्के। कभी हराम का पैसा नहीं छुआ। उनके नीचे के ओवरसियर कार में घूमते। वे अपनी बग्घी में ही संतुष्ट थे। सीधा सादा वेश, कभी जूते में फीता है कभी नहीं। घंटों संध्या पूजन में डूबे रहते। 2 बच्चे हैं, एक लड़का सतीश और लड़की मंजरी। लड़के की सगाई होने के पश्चात सीधे साधे जनार्दन न जाने कब एकाएक महिमा में हो उठे। वे बाजार से होकर जाते तो अंगुलियां उठने लगती। यही हैं तिवारी जी के समधी। सुना है तिवारी जी ने भाभी जमाता को अपने ही खर्च से विलायत भेजा है और फैजाबाद रोड पर आलीशान हवेली खड़ी करवा दी है। बात कहाँ तक सत्य थी कहना कठिन था, किंतु हवेली वास्तव में आलीशान है और सतीश डॉक्टरी पढ़ने के पश्चात एडिनबरा में एमडी कर रहा है। गोदावरी ने शोभा के मार्ग के खर्चे के लिए रुपए भी भेज दिए थे, पर शोभा मन ही मन उदास हो उठी। वो सोचने लगी, वो जाएगी भी तो क्या लेकर। एक काली मराठी साड़ी, वो भी 4 वर्ष पूर्व पिता ने लेकर दी थी। उसका रंग अब काले से उतरकर फीका नीला हो चला है। एक सरला की दी हुई नारंगी चंदेरी, जिसे बड़े यत्न से उसने 2 नेफ्टेलिन की गोलियों से सुवासित कर टीन के बक्से में रख छोड़ा है। 1-2 अति साधारण इकलाई धोतियाँ। मौसी के यहाँ वो एक बार बहुत पहले जा चुकी थी। मौसी की लड़की मंजरी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती थी। उसने उसे अपने ढेर से खिलौने खेलने को दिए। मौसी ने कई नई फ्रॉकें सिलवा दी और उसके घुंघराले बालों को रीठे से धोकर उसमें चोटी बना काला रेशमी फीता भी बांध दिया। पर वो एक ही दिन में घर आने को व्याकुल हो उठी। मौसी के वैभव में उसे अपना दारिद्र्य 100 सहस्र डंक सा दे उठा था और वो तीसरे ही दिन घर लौट आई थी। किंतु अब माँ के बार बार कहने से उसने अपने जाने का निश्चय स्थिर कर लिया। माँ ठीक ही तो कह रही थी। मौसी के पास रहकर वो अपनी शिक्षा का अधूरा स्वप्न पूरा कर सकेगी। उनकी दिन रात सेवा करके वो मूल्य चुका देगी। एक छोटे से बक्स में उसने 3-4 धोतियाँ रख लीं, एक गद्दा, एक पहाड़ी थुलमा और घर की एकमात्र चादर धोकर उसके बिस्तर बंद में बांध दी गई। तीनों भाइयों ने मिलकर बक्सा उठा लिया और रमिया दुकानदार बिस्तर उठाकर साथ में चला। मोटर स्टैंड पर तीनों भाइयों के साथ खड़ी माँ का उदास मुंह देखकर शोभा की आंखें भर आईं। वो बोली, अम्मा, न जाने क्यों मेरा मन कह रहा है उतर जा, तुम अकेली क्या कर लोगी। दुर्गा बोली, देख तो रमिया इसका पागलपन, इतनी बड़ी हो गई है और अभी भी मुझे छोड़कर कहीं जाने में ये हाल है। अरे पगली, मन ना लगे तो लौट आना। पर शहर में रहने वाली, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की का इस गांव में क्या हमेशा मन लग सकता है। फिर इतने प्रेम से बुलाया है, कोई तू बिना बुलाए तो थोड़ी जा रही है। रमिया दुकानदार शोभा के पिता का सहपाठी रह चुका था। शोभा से बोला, ठीक है तो कह रही है भाभी। शोभा, तू पढ़ी लिखी है और पढ़ लेगी तो भाइयों को संभाल लेगी। इस गांव में क्या खाक पत्थर पढ़ाएंगी भाभी। शोभा चुप हो गई। तीनों भाई बस चलने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे।
उसी सुखद प्रतीक्षा में वे बहन के जाने का दुख भूल सा गए। केवल सबसे छोटा मिट्ठू गोल गोल आंखों से दीदी को देख रहा था। अब कौन उसकी चोटी करेगा? दोनों बड़े भाई तो अपने हाथों से भी चोटी कर लेते हैं। अम्मा कंघा खींच खींच कर बड़ा दर्द करती है। दीदी मुलायम हाथों से कहानी कहते कहते उसका एक एक बाल सुलझा देती है। जनेऊ होने तक वो बाल कटवा भी तो नहीं सकता, और दीदी के लौट आने तक क्या जनेऊ हो जाएगा? मोटर में घर घर आरंभ हुई। मिट्ठू को दोनों भाइयों का उछलना कूदना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके पेट में अजब घुटन सी हो रही है और गले में कुछ अटक सा रहा है। इतने ही में दीदी बोली, अम्मा का कहना मानना, हाँ मिट्ठू? तो मिट्ठू अपने को रोक ना सका। दीदी री, ओ दीदी मैं भी चलूँगा, कह के चलती बस के पीछे दौड़ने लगा। बस पेट्रोल का बादल उड़ाती चली गई। रम्या ने दौड़कर मिट्ठू को पकड़ लिया। दुर्गा ने अपनी आंखें पोंछकर उसे गोदी में उठा लिया। बोली, बेटा दीदी लखनऊ गई है, तेरे लिए अच्छा सा बस्ता लाएगी, अच्छी अच्छी चीज़ें लाएगी। आंखों के आंसू आंखों में पीकर मिट्ठू बोला, तो मेरे बाल कटवा दो। दीदी के जाने के साथ बाल कटवाने का क्या संबंध है? माँ समझ ना पाई। बोली, छी छी, जो जनेऊ के पहले बाल कटवाता है वो अगले जन्म में लड़की बनता है। लड़की बनने के भय से सहम कर मिट्ठू ने माँ के कंधे में मुंह छुपा लिया। बस के पीछे भागते रोते हुए भाई का चेहरा शोभा भूल नहीं पा रही, पर वो एक ही आशा हृदय में लेके जा रही है, पढ़कर वो कहीं तो नौकरी पा ही जाएगी। क्या पता उसका ये प्रवास सफल हो। मौसी के भावी समधी बड़े नेता थे, हो सकता है उन्हीं से कह सुनकर मौसी उसके लिए कोई नौकरी का प्रबंध कर दे। मोटर गोल घूमती चक्कर खाती चली जा रही है। रानी खेत, गर्म पानी, भवाली और प्रत्येक मोड़ पर उसकी कल्पना सजीव होकर उसे ढाढ़स बंधा रही है। वो आंखें बंद कर मन ही मन स्वप्न सा देखने लगी। वो एमए पास कर किसी स्कूल में अध्यापिका हो गई है, माँ को मनी ऑर्डर भेज रही है, भाइयों के पास साफ़ सुथरे कपड़े हैं, चमकीले जूते हैं। अम्मा ने बर्तन मलने के लिए एक छोटा सा छोकरा रख लिया है। हाथों में बर्तन मलने से काली काली दरारें पड़ गई थीं, वो फिर भर गई हैं। खचाक से धक्के के साथ मोटर रुकी और उसका स्वप्न भंग हो गया। काठ गोदाम आ गया था। वो सामान उतरवा कर टिकट लेने चली गई तो एक बार जी में आया, ना ले टिकट, चुपचाप दूसरी बस से फिर गांव चली जाए। पर किसी का स्वर सुनकर उसने पलट कर देखा। पिता के मित्र देवीलाल साहा जी थे। क्यों बेटी, अच्छी तो है, कहाँ जा रही है? शोभा बोली, लखनऊ जा रही हूँ मैं चाचा जी। चलिए, अच्छा हुआ आप मिल गए। टिकट लेकर वो उन्हीं के साथ बैठ गई। देवीलाल ने उसके पिता की मृत्यु के समय उनके परिवार की जो सहायता की थी वो शोभा भूली नहीं है। उनसे अचानक मिलकर उसके लखनऊ जाने का भय एकाएक दूर हो गया। सुबह आँख खुलते ही लखनऊ का स्टेशन दिखा। वो उतरी तो देवीलाल जी बोले, चल बेटी, पहले मेरे यहाँ ही चल, फिर मौसी के यहाँ चली जाना। पर शोभा ने कहा, नहीं चाचा जी, पहले वहीं जाती हूँ, फिर आपसे मिलने आऊँगी। वो लखनऊ की गली गली से परिचित थी। नया गांव से होकर जब रिक्शा गुजरा तो उसने मुड़कर अपना लाल ईंटों वाला पुराना मकान देख लिया। वही अमरूद का पेड़ था, वही सहज स्मृतियों से लिपटा बरामदा। रिक्शा सर्राटे से चला जा रहा था कि शोभा का हृदय फिर अज्ञात भयाकुल होकर कांप उठा। मौसी का घर अब दूर नहीं था। उसने जल्दी से एक दृष्टि अपने कपड़ों पर डाली। चंदेरी की नारंगी साड़ी और खद्दर का ब्लाउज। वेश तो बुरा नहीं है, पर चप्पलें स्थान स्थान पर मोची के कला कौशल से शोभित। उस पर भी एक फीता स्टेशन पर ही टूट गया था। उसने साड़ी से पैर ढांक लिए। मौसा जी का नाम लिखे संगमरमर के टुकड़े को देखकर उसने रिक्शा रुकवाया। उस भव्य अट्टालिका को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसमें कोई रहता भी है। उसने इधर उधर देखा, चौकीदार भी नहीं था। रिक्शे वाले से ही सामान उतरवा कर उसने बरामदे में रखवा लिया और भीरू पगों से अग्रसर हुई। श्वेत दर्पण से चमकते फर्श पर पैर रखते भी उसे भय हो रहा था, कहीं गंदा ना हो जाए। सीढ़ियां पार करते ही जिस विशाल कक्ष में वो पहुंची वहां भी कोई नहीं था। कमरे की सजावट देखकर वो एक बार फिर सहमी। क्या उसने यहाँ आकर ठीक किया है? बड़े बड़े गद्दीदार सोफे, चमकती मेज, पीतल और कांसे की सुंदर मूर्तियाँ, उसके कद से भी बड़ा लैंप, रेशमी पर्दे, कुछ कुछ ढकी एक हाथी दांत के बने हाथी के हौदे पर स्थित एक छोटी सी घड़ी ने मधुर संगीतमय स्वर में 10 बजाए तो वो चौंक पड़ी और उसके हाथ से लगकर मेज पर रखी कांसे की एक छोटी सी तश्तरी टन कर नीचे गिर पड़ी। तभी पास के ही किसी कमरे से एक क्षीण स्वर में कोई बोला, कौन? वो चुप रही।
अब एक हाथ में चश्मा और एक में अखबार लिए एक सौम्य आकृति के वृद्ध ने कमरे में प्रवेश किया। शोभा को देखकर ठिठक कर खड़े हो गए। बोले, कहिए, क्या मंजरी को ढूंढ रही हैं? शोभा का कंठ स्वर हठात अवरुद्ध सा हो गया और माथे पर पसीना झलक आया। बड़े प्रयत्न से बोली, मैं शोभा हूँ, और झुककर उसने मौसाजी के पैर छू लिए। अरे मंजरी, देख बेटी, शोभा आ गई, वे बोले, और साथ ही एक उसी की समवयसा लड़की आकर उससे लिपट गई। तुमने तार क्यों नहीं भेजा? मकान ढूंढने में कितनी परेशानी हुई। सामान कहाँ है? उसने प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी। अपने रंग उड़े होलडॉल और फूलदार बक्से को अपना कहने में शोभा को जीवन में पहली बार लज्जा हुई। मंजरी उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो, सामान तो नौकर रख लेगा, पहले अम्मा के पास चलें। शोभा को मंजरी का वेश देखकर अपनी साड़ी तीर सी चुभने लगी। घर में भी मंजरी महीन जरी के किनारे की नागपुरी साड़ी पहने थी, पैरों में मखमली चप्पल। गोल कमरे के पास ही जिस कमरे से होकर वो गुजरी वो मंजरी का था। मंजरी बोली, ये आज से हमारा कमरा होगा, देखो पूरा लखनऊ दिखता है, कहकर उसने खिड़की पर लगा भारी नीला पर्दा खींचकर सरका दिया। खिड़की पर रखे चुनार के फूलदान में लगा क्रिसैंथमम महक उठा। एक छोटे से पलंग पर कई पुस्तकें पड़ी थीं, एक दो कपड़े से मढ़े मोढ़े रखे थे। रवींद्रनाथ की एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। दूसरा कमरा गोदावरी का था। बड़े से शीशम के पलंग पर पड़ी आंखें बंद किए गोदावरी दोनों हाथ आंखों पर रखकर सो रही थीं। अम्मा, देखो कौन आया है, मंजरी बोली। शोभा ने पैर छुए। आ बेटी आ, गोदावरी बोली। तू तो बहुत बदल गई है शोभा, जरा खिड़की तो खोल। मंजरी, उजाले में देखूं तो सही। गत वर्ष के पक्षाघात से वो पलंग से उठ नहीं सकती थी। आज भी तो तकिए का सहारा लेकर बैठ गई। मंजरी ने पर्दा हटा दिया। अंधेरा कमरा प्रकाश से भर गया। शोभा की ठुड्डी पकड़कर गोदावरी मंत्रमुग्ध सी उसे देखती रही। फिर एकाएक उसका रोग जीर्ण पांड मुख और भी फक पड़ गया। शोभा लज्जा से आंखें नहीं उठा पा रही थी। माँ के इस आकस्मिक भाव परिवर्तन को देखकर मंजरी को कुछ आश्चर्य हुआ। फौरन वो बोली, आओ शोभा, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, फिर यहाँ आकर बैठेंगे। मंजरी शोभा को लेकर चली गई तो गोदावरी आंखें बंद कर सोच में डूब सी गई। विधाता, वो ये क्या कर बैठी? इतना सौंदर्य क्या उसके घर में समा पाएगा? जबकि स्त्री होकर भी मेरी आंखें उस अलौकिक रूप से चौंधिया उठी। और उसकी भावी पुत्रवधू? कल समधिन की कुशल मंगल पूछने स्वयं तिवारी जी कन्या सहित पधारे थे। साथ में कई टोकरी फल मिठाई लेकर आए थे। पहले तो उनकी कन्या सविता इतनी बेडौल नहीं थी। दुबली पतली गोरी सी लड़की हठात आवश्यकता से अधिक परिपुष्ट युवती हो गई है। आंखें पहले से छोटी हो गई थीं और नाक कुछ गोल गोल मोटी थी, पर मांसाधिक्य से नहीं। छोटी होकर आंखें कोटरग्रस्त सी लगती हैं और नाक फूलकर फैल सी गई है। मोटी मोटी कलाइयों पर हीरे के कंगन चमक रहे थे, पर उसने झुककर जब भावी सास के पैर छुए तो गोदावरी का कलेजा धक धक कर उठा। यही क्या उसकी पुत्रवधू होगी? पैर छूकर सविता पिता के पास बैठ गई तो घनी सफ़ेद मूँछों के बीच तिवारी जी का स्वर आया, कहिए कैसी तबीयत है? तब गोदावरी चौंक कर वास्तविकता पर उतर आई। वो तो वचनबद्ध है। आज उसका वैभव, उसकी विशाल अट्टालिका, पुत्र पुत्री की शिक्षा सभी तो तिवारी जी के प्रसाद स्वरूप हैं। नहीं तो आज फिर पुरातन कर्जे में गोते लगाता उसका परिवार दम तोड़ता होता। जब पहले तिवारी जी के यहाँ से संबंध आया था तो गोदावरी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली। एक सामान्य इंजीनियर का पुत्र सतीश और दूसरे भारत के महिमा में भावी राजदूत। पर एक दिन तिवारी जी स्वयं ही कुंडली लेकर आए। वृद्ध जनार्दन उन दिनों कर्जदारों से पीड़ित थे। मकान की नींव खुद चुकी थी पर रुपए न थे। लड़की विवाह योग्य हो चुकी थी। लड़का डॉक्टरी पास कर चुका था, पर उसकी शिक्षा में उनकी संचित आय शेष हो चुकी थी। पत्नी असाध्य रोग से पीड़ित थी। वे बोले, मैं सतीश से पूछकर आपको उत्तर दूंगा। सतीश से गोदावरी ने पूछा तो वो बोला, वाह, भला पूछने की बात है, हाँ कह दो। कुछ हंसकर ही कह रहा था वो। क्षुब्ध होकर गोदावरी बोली, बेटा ये कोई मजाक की बात थोड़ी ही है। स्वयं ही आए थे, उन्हें क्या लड़कों की कमी है? फिर तू ही सोच, मंजरी का ब्याह करना है, जमीन खरीदने में ही 8,000 लग गए, मकान वैसे ही पड़ा है, फिर तू विलायत जाने की रट लगाए है, मैं थोड़ी बेच सकती हूँ तुझे।
सतीश के हाथ में टेनिस का बल्ला था। उसे उछालता हुआ वो ध्यान से माँ की बातें सुनता रहा। मंजरी भी वहीं पर बैठी थी। बोली, अम्मा, एक दो दिन सोचने का समय तो दो। नहीं, सतीश बोला, सोचना क्या, कह दो हाँ। हंसकर मंजरी बोली, वाह भैया, खूब अच्छे भाव बिके। अम्मा, इन्हें डर लग रहा है कि सोचने तक सविता को कोई और न हथिया ले। सतीश व्यवहार कुशल था। वो पिता की आर्थिक अवस्था से भली भांति परिचित था। फिर लड़की को तो वो एक बार नुमाइश में देख भी चुका था। गोरी उजली दुबली पतली सी एक लड़की को दिखाकर अविनाश ने कहा, वो देखो, तिवारी जी की पुत्री जा रही है। तब सतीश भावी ससुर की पहनाई हीरे की अंगूठी से बंधा एडिनबरा में शिक्षा पा रहा था। तभी पल्लवित लता सी सविता फूलने लगी। वो पिता के साथ सार्वजनिक सभाओं में जाती। पिता के गले में पड़ती मालाएं, साधुरव, हाथ तालियां उसकी नस नस में व्याप्त हो गईं। वो दर्प ज्वर से मदोन्मत्त हो और भी गर्वीला डींगे भरने लगी। उसे प्रेम भीख का भी भंग भय नहीं रहेगा। उसके पिता ने अपने वैभव से सबसे वांछनीय नर रत्न का हृदय जो उसके चरणों में डाल दिया है। यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में स्वर्ण पदक ग्रहण करते ही सतीश को देख चुकी थी और उसके आयत स्कंध, प्रशांत ललाट और गौर वर्ण मुखश्री पर वो मन ही मन रीझ गई थी। लड़कियां आपस में कानाफूसी करने लगी थीं। विजया दत्त बड़ी चपल और मुखरा थी। अमिता से फुसफुसा कर बोली, क्यों बोलोगी नीलाम में बोली। सविता ने सुन लिया। क्रुद्ध सरप्रेणी सी फुफकार कर बोली, देख लो ना बोल करके। सहम कर विजया चुप हो गई। मंजरी भी पास ही बैठी थी। उसने लज्जा से आंखें झुका ली। उसके भाई को लेकर सहपाठिनियों का ये हास परिहास उसे अच्छा नहीं लग रहा था। सतीश के पिता जनार्दन जी को जब एक दिन एकांत में तिवारी जी ने बतलाया कि उनका कर्जा अदा कर प्रोनोट फाड़ दिया गया है, तो न जाने क्यों उनका चित्त अशांत हो उठा। वो बोले, सतीश तो नौकरी पाते ही स्वयं ही उतार लेता। कोई बात नहीं, अब मैं आपका ऋणी रहा ही, मैं अपने को ऋण मुक्त करने की चेष्टा करूंगा। कुछ बेकार जमीन गांव में भी पड़ी है। छी छी, आपसे क्या मैं अब रुपया लूँगा। जनार्दन जी तिवारी जी से बोले, आपने तो मुझे वैसे ही ऋण मुक्त कर दिया है, ऐसा योग्य पुत्र देकर। अब आप और मैं क्या अलग अलग हैं? अब तो हम एक ही सूत्र में बंधने जा रहे हैं। स्वप्न में भी रुपए की बात ध्यान में मत लाइएगा। सतीश के विदेश यात्रा से लौटने पर ही विवाह होगा, ये निश्चित था। सतीश की शिक्षा समाप्त हो चुकी। कुछ देशों का भ्रमण करने पर वो शीघ्र ही लौट रहा है, ऐसा वो लिख चुका था। शोभा का भय अब धीरे धीरे कम हो चला और वो नए परिवार में घुल मिल गई। बीच बीच में उसे घर की स्मृति विभल कर देती, पर वो दिन भर अपने को काम में लगाए रखती। मौसी की सेवा उसने अपना ध्येय बना लिया। समय पर उन्हें दवा देती, अवश्य पैरों में नारायण तेल की मालिश करती, बालों में तेल डालकर चोटी कर देती और पढ़कर अखबार सुनाती। मौसी कहती भी, बेटी कब तक दिन भर मेरे पास बैठी रहेगी, जा थोड़ा घूमा, तबीयत बदल जाएगी। पर शोभा कहती, नहीं मौसी, मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। उसके विचित्र स्वभाव पर कभी गोदावरी को बड़ा आश्चर्य होता। यूनिवर्सिटी में जाने के पश्चात भी उसके स्वभाव में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। चुपचाप सिर झुकाए मंजरी के साथ वो जाती और लौटने पर पुनः अपने कार्य में संलग्न हो जाती। बुद्धि की प्रखर थी, फिर उसका भुवन मोहिनी रूप इंद्रजाल सा सबको वशीभूत कर लेता। नित्य संध्या होते होते वो जनार्दन जी के साथ दूर घूमती तट तक घूमने निकल जाती। मंजरी को पिता की मंथर चाल के साथ चलना धीरे धीरे अच्छा नहीं लगता था। इसी से वो कहती, मैं तो नहीं जाऊंगी। स्वल्प भाषणी शोभा वृद्ध जनार्दन जी से मार्ग भर हंसती बातें करती जाती। राजनीति से लेकर उपनिषद तक बहस होती। शोभा ने एमए में संस्कृत ली थी और जनार्दन जी थे संस्कृत के प्रकांड विद्वान, किंतु अब उनकी आंखों की दृष्टि धुंधली हो चली थी। मोटे फ्रेम के चश्मे के भारी कांच भी कभी कभी धोखा दे जाते थे। इसी से रात्रि को शोभा उन्हें वैराग्य शतक पढ़कर सुनाती। उसके मधुर कंठ से संस्कृत श्लोकों की आवृत्ति एकांत कमरे में गूंज उठती। निवृत्ता भोगेच्छा बहु पुरुष मानो विगलिता, समाना स्वर्याता सपदि सुहृदा जीवित समा, शनैर्यष्टुस्थानम घन तिमिर रुद्धे च नयने, अहो दुष्टा कायस्त दपि मरना पाए चकिता। वृद्ध जनार्दन के झुर्री पड़े गालों पर एक दिन ये श्लोक सुनकर अश्रुधारा बह चली। उनकी भी भोगेच्छा निवृत्त है, पौरुष विगलित है, समवैसी स्वर्गगत है और जो बचे हैं वे भी तो जाने को तत्पर हैं।
गोदावरी का रोग जीर्ण शरीर, उसका उदास मुख, उनके घन तिमिर रुद्र नैनों में तैर उठा। मैं नहीं पढ़ूंगी मौसा जी। शोभा ने पट से पुस्तक बंद कर दी। आप तो रो पड़ते हैं। जनार्दन जी बोले, सो जा बेटी, बड़ी रात हो गई है। मैं तो तेरा बुढ़ा लड़का हूँ शोभा, और तू मेरी माँ है ना, इसी से आज अपनी माँ का सहारा पाकर बूढ़ा बालक रो पड़ा। शोभा हंसकर उठ खड़ी हुई, पुस्तक तिपाई पर रखकर बोली, कल से मैं वैराग्य शतक नहीं पढ़ूंगी, पर पढ़ूं भी क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ती हूँ तब भी आप रो पड़ते हैं। मन ही मन जनार्दन सोचने लगे, कविता की मार्मिक शब्दावली से भी अधिक कैसा कारणों ने भरा है सरल शांत बालिका की स्वर लहरी में। शोभा चली गई तो अपने कमरे में गए। गोदावरी सो रही थी, वो भी चुपचाप अपने पलंग पर लेट गए। पर शून्य रात्रि में बड़ी देर तक उन्हें नींद नहीं आई। भावी पुत्र वधू का मुंह उन्होंने भी पहले कभी भली भांति नहीं देखा था। इधर वो कई बार पिता के साथ आई थी। अपने सुदर्शन पुत्र के पार्श्व में उसकी कल्पित मूर्ति को बिठाने में भी वो स्वयं सहम उठते थे। क्या सतीश वयस में भी उससे छोटा नहीं लगेगा? ये सोचते सोचते न जाने वो कब सो गए। शोभा जब मंजरी के कमरे में पहुंची तब मंजरी पलंग पर अधलेटी स्टीफेन जुग का कोई अंग्रेजी उपन्यास पढ़ रही थी। उसे देखकर वो बोली, तुम भी बस क्या हो शोभा, ऐसी सुंदर रात है। सोचा था थोड़ी दूर तक घूमने जाएंगे, पर तुम्हें जब वैराग्य शतक से छुट्टी मिले तब ना। मैं तो कहती हूँ पढ़ना ही है तो पढ़ो, प्लेनियर, टॉमस मॉन, टॉमस इलियट, पर तुम पढ़ोगी वैराग्य शतक तो कभी छांदोग्योपनिषद। तभी तो दिमाग में भरा है निरा काठ। लड़कों को देखती हो तो ऐसी भड़क कर भागती हो जैसे छूने पर पत्थर हो जाओगी। तभी तो यूनिवर्सिटी में तुम्हारा नाम रखा गया है, पता है? हंसकर शोभा बोली, क्या नाम भी रखे जाते हैं वहाँ? जी हाँ, मंजरी ने कहा, जिसने तुम्हारा नाम रखा है उसकी बुद्धि की प्रशंसा करनी पड़ेगी। वाई, हाउ इट सूट्स यू मार्बल प्रिंसेस। हे संगमरमर की राजकुमारी, यदि कष्ट ना हो तो आसन ग्रहण करिए। शोभा हंसकर बैठ गई, बोली, मंजरी, मुझे कभी ज़्यादा बोलने का अभ्यास नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, इतने दिनों से गांव में रही हूँ, कब कुछ गंवारपन कर बैठूँ इसी से चुप रहती हूँ। मंजरी ने किताब बंद करके रख दी और शोभा के दोनों हाथ पकड़कर बोली, सच, जब से तू आई है मुझे लगता है कि घर की मनहूसी चली गई। पहले अम्मा चुपचाप पड़ी रहती थी, पिताजी कभी घूमने जाते, कभी कमरे में घुसे संध्या पूजन में ही डूबे रहते थे। मैं अकेली प्रेतात्मा से इस विशाल भवन में घूमती। कभी भाभी भाभी साहिबा आ गई तो थोड़ी देर बात हुई, पर सच कहूँ मार्बल, भाभी के सामने आते ही मेरे कलेजे में कुछ कुछ होने लगता है। शोभा हंसकर बोली, भाभी से डरना ननद को शोभा देता है। अब तो आ ही जाएंगी, कब तक विवाह होगा मंजरी? मंजरी ने सिर के नीचे से तकिया निकालकर पुस्तक के ऊपर रख दिया। पंखे से उसके पन्ने फड़फड़ा रहे थे। फिर बैठकर कुछ उदास डूबे से स्वर में बोली, पता नहीं, भैया के आते ही तो होने का निश्चय है। भैया के आने में तो अब देरी नहीं होनी चाहिए। आजकल में उनके आने का केवल आएगा, उनके आने पर ही सब ठीक ठाक होगा। शोभा ने बत्ती बुझा दी और अपने पलंग पर लेट गई। भाई के विवाह का प्रसंग आते ही मुखरा मंजरी एकाएक क्यों शांत हो गई, शोभा की समझ में नहीं आया। वैसे भी वो देखती कि जैसे पुत्र के विवाह उत्सव का कोई विशेष उल्लास सा घर में किसी में भी नहीं है। सविता का नाम आते ही सब चुपचाप हो जाते हैं। उसे लखनऊ आए 3 माह हो चुके थे, पर उसने सविता को नहीं देखा था। गोदावरी के सिरहाने की मेज पर सतीश की तस्वीर के बगल में ही एक हाथी दांत के चौखटे में सविता की तस्वीर भी रखी रहती। कई बार शोभा ने दोनों चित्रों को एक साथ देखा। लंबा चौड़ा, हंसमुख और सुंदर सतीश, बड़ी बड़ी आंखें, गोल गोल मुंह, दुबली पतली, एक हाथ में माला लिए पिता के साथ खड़ी सविता। फोटो अत्यंत सुंदर आया था। सविता का अधखुला जूड़ा आगे को बिखर सा गया था। उस पर खोसे गुलाब की प्रत्येक पंखुड़ी भी स्पष्ट उतर आई थी। वो हंसकर कुछ बोलने जा रही है ऐसा भान होता था। इतनी सुंदर लड़की, इतना उच्च कुल, समृद्धशाली पिता की एकमात्र संतान, अपने वैभव, यौवन और रूप से इस ग्रह को आलोकित करने जा रही थी। फिर भी स्वागत करने को ग्रह का प्रत्येक प्राणी मुंह लटकाए सा क्यों खड़ा है? ये रहस्य शोभा को एक दिन स्वयं ही ज्ञात हो गया। वो मंजरी के साथ यूनिवर्सिटी से लौट रही थी कि धीमे से शब्द के साथ एक बड़ी सी बैंगनी कार खचाक से उन्हीं के पास रुक गई। चलिए आप लोगों को घर पहुंचा दूं। चौंक कर शोभा ने देखा, एक स्थूलांगी युवती ड्राइव कर रही है। एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था और दूसरा खिड़की पर। बाल छोटे छोटे और लड़कों की जुल्फों जैसे कटे थे। आंखों की बहों का निजी सौंदर्य कितना था कहना कठिन है।
पेंसिल से अंकित 2 महीन रेखाओं के बीच एक छोटी सी लाल बिंदी भी लगी हुई थी और रंग इतना गोरा था कि आंखों में लगता जैसे तेज सूर्य की ओर आंखें करने से स्वयं ही आंखें बंद हो जाती हैं। उसकी आंखों पर धूप का चश्मा लगा था। लाल लाल दोनों रंगे होठों को रुमाल से पोंछकर वो लिपी पुती मूर्ति फिर बोली, कम इन, आइए आइए। मंजरी चुप थी। बोली, ये है शोभा, दुर्गा मौसी की लड़की, और शोभा ये है सविता। शोभा ने हाथ जोड़े। सविता ने जैसे उसकी ओर देखने को चश्मा उतार लिया। आंखें वही बड़ी बड़ी सुंदर। फोटो की आंखों को शोभा ने पहचान तो लिया था, पर अब सब कुछ बदल गया था। गाल फूलने से आंखें छोटी और नाक फैली लग रही थी। दोनों आगे की सीट पर बैठ गईं और सविता ने कार चला दी। शोभा ही उससे सिमट कर बैठी थी। तीव्र विदेशी सुगंध से उसके सिर में दर्द सा होने लगा। सविता की नायलन की साड़ी बार बार फहरा के उसे छूती जा रही थी। आप यहीं पढ़ती हैं क्या? सविता ने शोभा से पूछा। जी हाँ। शोभा उत्तर देकर फिर चुप हो गई। घर आ गया था। सविता ने कार रोक दी। बोली, चलिए मैं भी अम्मा जी को देखाऊं। समय ही नहीं मिलता। आजकल जिम खाना के मैच के मारे कहीं आ ही जा नहीं पाती। शोभा सबके पीछे चली। सविता सीढ़ी चढ़ रही थी। अपने भारी भारी पैरों को उसे बड़े यत्न से उठाना पड़ रहा था। सच, बेडौल मोटापा हो गया था उसका। उस पर वेशभूषा यदि सीधी सादी होती तो संभव था मोटापा कुछ कम लगता। ऊंचे ऊंचे ब्लाउज, छोटी मैगिया बाहें, कटी भौएं और आवश्यकता से अधिक पाउडर। वो अंदर गई तो शोभा बाहर ही खड़ी रही। गोदावरी बोली, आजा बेटी, तेरी भी तो भाभी है। शोभा सिर झुकाकर गोदावरी के पैरों के पास बैठ गई। सविता निसंकोच सास की कुशल, ब्लड प्रेशर, पल्स इत्यादि पूछ रही थी। फिर बोली, अच्छा अम्मा जी, अब मैं चलूँ फिर आऊँगी। शोभा उठ खड़ी हुई। सविता बोली, चलिए, आप कहाँ रहती हैं? आपको भी कार में छोड़ दूँ? शोभा का मुंह लज्जा से लाल हो उठा। वो कैसे कहे कि वो इसी ग्रह की आश्रिता है। उस महिमामयी राजदूत कन्या के सम्मुख वो पत्ते सी कांप उठी। गोदावरी बोली, ये तो यहीं रहती है, मंजरी के साथ पढ़ती है। मैंने गांव से बुला लिया था कि यहीं साथ साथ पढ़ेंगी। अपनी कटी बाहों को उठाकर सविता बोली, ओह आई एम सॉरी, मुझे ख्याल था आप कहीं और रहती होंगी। गोदावरी को नमस्ते करके वो चली गई तो फिर कमरे में वही सन्नाटा छा गया। शोभा को लगा कि मंजरी का कहना सत्य ही था। एक अजीब सा भय राजदूत कन्या की उपस्थिति से उसे भी होने लगा था, जैसे वो बहुत बड़ी है और सब उसके सामने बहुत छोटे हैं। किंतु मौसी के सिरहाने रखी तस्वीर से झांकता सरल सुंदर मुख क्या उससे मिलता है? बिल्कुल ही नहीं। हो सकता है तस्वीर बहुत पहले ली गई हो। मौसी एक दिन कह तो रही थी कि सन्निपात ज्वर के बाद सविता बहुत फूल गई है, ब्याह होगा तो छट जाएगी। शोभा ने साड़ी तहाकर सिरहाने रख दी और दूसरी डोरिया की धोती निकाल कर पहन ली। फिर हाथ में पुस्तक ले वो मौसी के कमरे को जाने लगी तो मंजरी आकर से लिपट गई। ओ बॉय, व्हाट फन। अरे छोड़ छोड़, शोभा गिरी जा रही थी। बोल तो सही, क्या हुआ? कई वर्षों तक कॉन्वेंट में पढ़ने से मंजरी का आधी अंग्रेजी मिश्रित हिंदी बोलने का अभ्यास नहीं छूटा था। वो बोली, देख भैया का केबल, कल ही आ रहे हैं। ओह गॉड, मार्बल, चल आज इसी बात पर क्वालिटी में आइसक्रीम हो जाए। शोभा ने अपने को मंजरी के बंधन से छुड़ाकर तार पड़ा। सतीश कल आ रहा था। सारे ग्रह में आनंद की लहर सी उमड़ पड़ी। पर शोभा उस रात सो नहीं पाई। सतीश का आने के साथ ही विवाह होगा, यह तो निश्चित ही था। फिर सविता आ जाएगी और सविता के भय से उसका रक्त जम गया। वो कहाँ रहेगी? उसका काकवत पर ग्रासापेक्षी जीवन भी शेष हो जाएगा। पता नहीं सविता को उसका रहना अच्छा लगे या नहीं। फिर वो कोई निकट आत्मीय भी तो नहीं है। सच, कितनी बड़ी भूल की उसने आकर। यह भी संभव है कि सतीश पिता के स्वभाव का हो, उदार, सरल, निष्कपट। ननिहाल के गांव की गंवार सी लड़की उसके यहाँ 2 बेला भोजन कर विद्यादान पा ले तो क्या उसे आपत्ति होगी? फिर वो तो इतने समृद्ध ससुर का जमाता बनेगा। जहाँ मंजरी पढ़ेगी वहीं वो भी पढ़ लेगी, जहाँ वो लेटेगी वहीं वो भी पैरों के साथ हाथ पैर सिमट कर पड़ी रहेगी। छी छी, कितनी स्वार्थी है वो। इतने उल्लास के दिन भी वो अपने स्वार्थ का ध्यान नहीं बुला सकी। दूसरे दिन प्रातःकाल वो उठी और नित्य के अभ्यासानुसार चाय बनाकर गोदावरी को देने गई। उसे लगा जैसे एक ही दिन में मौसी के मुंह पर एक नई चमक सी आ गई थी। चाय ले आई शोभा? आज तो यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले ले बेटी, राम सिंह भी बीमार है और मंजरी से तो सिवाय उछलने कूदने के कुछ होने का नहीं। चावल भिगो कर रखे हैं, पीस कर सब देहलियों पर ऐपन दे दे। आज कितने दिनों से देहलियाँ सुनी पड़ी हैं। मेरी सास कहा करती थी, लिपा पुता घर और पहनी ओढ़ी नार देख कर ही लक्ष्मी वास करती है। पर मैं तो पंगु हो गई हूँ।
एक लंबी सांस खींचकर वो तकिया के सहारे उठी और चाय का गिलास लेकर बोली, जा बेटी, देर मत कर, नहा धोकर निपट ले। शोभा चाय पीकर बर्तन में पिसे चावल लेकर देहलियों पर ऐपन देने बैठी ही थी कि मंजरी आई। उसे आज चाय पीने तक की सुध न थी। आते ही शोभा से बोली, ओफो, तुम्हें भी अम्मा की बीमारी लग गई दिखता है। ये ऐपन का महात्म्य मेरी समझ में नहीं आता। अच्छी खासी चमकती देहलियों पर गेरू पोत पात कर शंख घंटा बनाना, क्या कर रही हो ये सब? इधर देखो मार्बल, आज मैंने ड्राइंग रूम की कलर स्कीम बदल दी है। अब ये बताओ, नीले रंग के पर्दों के साथ ही कांसे की बुद्ध देव की मूर्ति कुछ जमेगी या अमृता शेरगिल का ये चित्र? दोनों हाथों में मूर्ति और तस्वीर पकड़े थी, साथ ही कंधे पर नीला पर्दा भी डाल लाई थी। शोभा के हाथ चावल के आटे से सने थे। वो बोली, मंजरी, पूछने भी किससे आई? मैं सब क्या जानूं? आज तो तुमने सविता भाभी को बुलाया होता। शोभा की बात व्यंग से नहीं कही गई थी, पर मंजरी का मुंह लटक गया। वो बिना कुछ बोले ही माँ के कमरे में चली गई। शोभा को अपने ऊपर बड़ी खींच आई। वो कभी कभी बिना कुछ सोचे बोल जाती थी, पर उसने तो ये सोचकर कहा था कि सविता दिन रात की गृहसज्जा के अनुभव से सब कुछ सीखी पड़ी है। वो ऐपन देकर उठी तो राजभवन का एक सुनहरी पेटी बांधे चपरासी सलाम कसकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक टोकरी में कई फूल थे, उनमें कार्ड लगा था, सविता। शोभा समझ गई सविता को भी सतीश के आने का समाचार मिल चुका है। वो बोली, ठहर जाओ, मैं बहन जी को बुला लाती हूँ। मंजरी ड्राइंग रूम की काया पलट में लगी थी। हर मूर्ति और तिब्बती तश्तरी ब्रासों से चमका रही थी। सुंदरी रेशमी रंग बिरंगे कुशन इंद्रधनुष की छटा को भी मंद कर रहे थे। मंजरी एक हाथ में झाड़न लेकर तस्वीरों को पोंछ रही थी। शोभा बोली, मंजरी, तिवारी जी का चपरासी फूल लाया है। फूलों का नाम सुनते ही मंजरी उछल पड़ी और क्षण भर पहले सविता का नाम सुनने पर लटका हुआ मुंह उत्फुल्ल हो उठा। वो बोली, कहाँ है? चलो अच्छा हुआ, मैं सोच ही रही थी कि इन सूने फूलदानों में क्या लगाऊं। हमारे यहाँ सिवा गेंदे और गुलमेहंदी के कुछ है ही नहीं। टोकरी में सुंदर कटे नरगिस देखकर वो खिल उठी। चपरासी से बोली, कहना बहुत बहुत धन्यवाद। टोकरी लेकर वो फूलदान लेकर बैठ गई और लंबी लंबी सरस डंडियों को फूलदानों में सजाने लगी। शोभा खड़ी खड़ी देख रही थी। उसे न जाने क्यों फूल का काट काट कर फूलदानों में सजाया जाना कभी भी अच्छा नहीं लगता था। आहा, यही फूल पेड़ों पर हवा में झूमते कितने सुंदर लगते हैं। उसके गांव में पारिजात का एक पेड़ उसी के घर से सटकर लगा है। भोर होते ही गांव की औरतें आंचलों में भर भर कर लाख चढ़ाने ले जाती हैं। कहते हैं कि 1,00,000 पारिजात पुष्प चढ़ाने से विष्णु प्रसन्न हो निसंतान को संतान एवं कुमारियों को कार्तिकेय सा सुंदर वर देते हैं। कई बार उसकी माँ ने उससे भी कहा था, बेटी, इतने पास ही तो पारिजात हैं, कभी तू भी चढ़ा लेती। नहीं, मुझसे नहीं होगा अम्मा, उसने कहा था। इतने सुंदर फूलों को तोड़ तोड़ कर आंचल में भरना उससे सचमुच नहीं हो सका था। शोभा को चुपचाप खड़ी देख मंजरी बोली, देख मार्बल, हरे फूलदान में ये रक्त जवा कैसी सुंदर लग रही है, जैसे तोते की लाल लाल चोंच हो। क्यों, तेरे संस्कृत के काव्यों में नहीं है ऐसी सुंदर उपमा? हंसकर शोभा बोली, रक्ताशोक तो सुना है किसी सुंदरी के वाम पद का अभिलाषी होता है, बिना उसके पद प्रहार के नहीं खिलता। पर यह रक्त जवा भी इसी प्रहार के बाद खिलती है या नहीं, ईश्वर जाने। मंजरी बोली, तेरा बायां पैर फूली खिलाने के काम आएगा मार्बल, और तो तुझसे कुछ होगा नहीं। शोभा ने गिरे फूलों की पंखुड़ियाँ उठाकर गलीचा साफ कर दिया और बोली, मंजरी, मौसी कह रही हैं कल पूर्णिमा भी है, कथा कल ही हो जाए तो अच्छा है। एक लिस्ट में सबके नाम लिख देती तो किसी के हाथ निमंत्रण समय पर ही बढ़ जाते। कोई भी बिरादरी का घर ना छूटे, ये देख लेना। मैं कागज़ ले आऊँ? अब तो 12 बजता है। मंजरी ने कमरा ठीक कर एक संतोष की सांस ली और अपनी कार्य निपुणता को स्वयं ही मुग्ध दृष्टि से देर तक देखती रही। वास्तव में कमरा सुंदर लग रहा था। मेज पर रखे कांच के चौकोर पात्र में सीप गुहों के बीच तैरती रंगीन सुनहरी मछलियों पर नए नीले पर्दों से छनकर आती सूर्य की किरणें पड़कर सुनहरा जाल सा बुन रही थीं। बुद्ध देव की कांसे की चमचमाती मूर्ति के पास एक पीतल का सुंदर ड्रैगन रखा था। पिता के साथ चीन यात्रा से लौटने पर सविता मंजरी के लिए इस ड्रैगन लाई थी, जिस पर मीना की हरी काली लाल रेखाएं खींची थीं। गोल मेज पर रखे चुनार के लंबे इजिप्शियन आकार के फूलदान में तिवारी जी के बगीचे के फूल सजे थे। गुदगुदे गलीचे में पैर धसे जाते थे। भैया कमरा देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, सोचती हुई वो दरवाज़ा बंद करने ही जा रही थी कि अविनाश आ गया। ओह, आज तो हैंडलूम की नुमाइश ही लगा दी है मंजरी। एक कागज़ में ग्रैंड सेल लिखकर भी टांग दिया होता।
मंजरी प्रसन्न होकर बोली, अविनाश भैया, मैं अभी सोच ही रही थी कि आपको फ़ोन करूं। भैया आज 7 बजे आ रहे हैं। तुम्हारे भैया के आ जाने का समाचार लखनऊ के पेड़ पत्तों को भी ज्ञात है मंजरी, मुझे कब का पता हो गया। अविनाश ने हंसकर कहा। क्यों, किसने कहा आपसे? मंजरी ने आश्चर्य से पूछा। हाथ में डलिया भर फूल, वो भी स्केल से नाप जोख कर काटे गए, लाल रिबन से बंधे, राजभवन का चपरासी मिल गया। कुछ खटका हुआ। मैंने रोक कर पूछा, भाई कहाँ लिए जा रहे हो? एक तो चपरासी, वो भी राजभवन का, बस समझो करेला वो भी नीम चढ़ा। मुंह बिचकाकर ऐसे बोला जैसा बड़ा भारी एहसान कर रहा हो। आज तिवारी जी के होने वाले कुंवर जी आ रहे हैं, फूल लेकर जा रहा हूँ। मुझे 1-2 बार तुम्हारे यहाँ वो देख चुका था, यही गनीमत हुई, नहीं तो शायद उत्तर भी ना देता। मंजरी हंसकर बोली, अच्छा चलिए तो चाय पी लीजिए ऊपर चलकर, स्टेशन तो चलिएगा ना? अविनाश सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ बोला, चलूँगा तो अवश्य, लेकिन आज तो अच्छी खासी भीड़ रहेगी वहाँ। मंजरी कुछ उत्तर न देकर उसे माँ के कमरे तक पहुँचाकर चौके में चली गई। शोभा स्टोव जलाकर चाय का पानी रख रही थी। सुबह सिर धोकर उसे बालों में तेल डालने और चोटी करने का भी समय नहीं मिल पाया था। चौके की खुली खिड़की से आते हवा के मृदुल झोंकों से उसकी रेशम सी लटें बार बार मुंह पर आ जा रही थीं। उन्हें वो हाथ से हटाकर स्टोव में हवा भर रही थी। मंजरी को देख नहीं पाई। मार्बल, मंजरी बोली, आज तो जरा चोटी करके अच्छे कपड़े पहन ले, स्टेशन पर बहुत से लोग आएंगे। अभी अभी जस्टिस सप्रू का चपरासी आया था कि ठीक 6 बजे उनकी कार हमें स्टेशन ले जाने आ जाएगी। एक प्याला चाय बनाकर अविनाश भैया को जल्दी से दे दे और मैं बना लूँगी, तू झट से तैयार हो ले। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को उठाकर शोभा बोली, मैं क्या करूँगी स्टेशन जाकर? राम सिंह भी तो बीमार है, एक भी सब्जी नहीं बनी है, रायता पड़ा है। ओह, तुम तो सच मार्बल ही हो। अच्छा भाई साड़ी ही बदल लो, मैं निकाल कर पलंग पर रखाई हूँ, मंजरी ने झुंझला कर कहा। शोभा मनी मन उसके साड़ी बदलने के प्रस्ताव से सहमत न थी, पर कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। चाय बनाकर अविनाश को देने चली गई। अविनाश गोदावरी के पलंग के पास रखे मोढ़े पर बैठा सिगरेट पी रहा था। आज वो भी बहुत प्रसन्न है। वो सतीश का अंतरंग मित्र है। दोनों एक साथ पढ़े थे। जब सतीश का विवाह तिवारी जी की पुत्री से निश्चित हुआ तो मित्रता की डोर कुछ दिनों को शिथिल सी पड़ गई, क्योंकि अविनाश था कम्युनिस्ट, उस पर स्त्री मात्र का शत्रु। एक बार शिक्षा काल में दोनों मित्र आजन्म अविवाहित रहने का प्रण भी कर चुके थे, पर जब उसने सतीश की सगाई का समाचार सुना तो रात भर सो नहीं पाया। सुबह उठते ही समाचार की पुष्टि के लिए भागता भागता गया सतीश के घर। बात सत्य थी, सतीश सा मित्र उससे छीन लिया था किसी ने। वो सतीश क्या पहले जैसा रहेगा? सतीश भी तो कभी उसी की पार्टी का था, पर अब भारत के एक राजदूत का भावी जमाता है। उन्हीं के अन्न जल से पला शिक्षित सतीश क्या अब कम्युनिस्ट था? वो उसकी कायरता के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। पर आज उसके घर आने का समाचार सुनकर वो नहीं रह सका। बिछुड़े मित्र का अभाव उसे कितना अप्रिय हो गया था। उसे स्त्रियों से ही घृणा थी, ये नहीं, अपने यौवन के पहले उफान से वो अपना हृदय दे बैठा एक अत्यंत लावण्यमयी श्यामांगी तन्वी को। ये प्रायः निश्चित था कि विदेश से लौटने पर उसका विवाह अविनाश से ही होगा। जब अविनाश विदेश से लौटा तब उसको वो तन्वी तरुणी स्टेशन पर न दिखी। माँ थी, बहन थी, जीजा थे, पर वो ना थी। वो पूछ न सका, लज्जा से चुप रहा। माँ का उदास मुख देखकर झटका सा लगा। दूसरे दिन उससे नहीं रहा गया तो बहन को एकांत में ले जाकर उसने पूछा, क्यों सोमी, उषा क्या यहाँ नहीं है? उत्तर में बहन ने 2 डबडबाई आंखें उठा दी थी। उसने तो एक महाराष्ट्री से विवाह कर लिया भैया, वो कांपते स्वर में बोली। अविनाश के हथपिंड का स्पंदन कुछ क्षणों को बंद सा हो गया था। उसने कमरे में जाकर सिटकनी लगा ली और बुद्ध की तरह पलंग पर बैठ गया था। उसकी कही एक एक बात कानों में गूंज उठी थी। उसकी तस्वीरों से भरा एल्बम उठाकर वो पागलों की तरह देखने लगा था। उन बड़ी बड़ी निर्दोष आंखों में इतनी छलना, हाय री छलनामयी नारी। उसने एल्बम के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसके शरीर का रक्त खौल उठा। वो भरी पिस्तौल उठाकर अंधेरी रात में दोनों को एक साथ ठंडा करेगा। दुबली पतली सांवली सलोनी उषा, जिसके घुंघराले घने केशों को वो अपनी उंगलियों से सहलाता था, उसी के कंधे पर गोली दागेगा? नहीं नहीं, गले के ठीक नीचे उसकी एक पतली नीली नस है, जो उसके उठते हुए छोटे से सुडौल वक्ष स्थल पर नीली पगडंडी सी उतर गई है। ठीक वहीं पर उसके जाने की संध्या जब उषा उससे लता सी लिपट कर सिसक उठी थी, और 2 वर्ष पश्चात आज की वही संध्या जबकि वो किसी और से लिपट कर पड़ी होगी।
वो पिस्तौल दबाकर बाहर निकल आया था। जिया जी घबराए से उसी की ओर आ रहे थे। अविनाश, जरा मेरे साथ मेडिकल कॉलेज चलो, तुम्हारी बहन की अवस्था ठीक नहीं है। ये उसका तीसरा सिजेरियन था। उसके छोटे से शरीर से भी भारी बोझ के साथ पीड़ा से कराहती बहन को उठाकर उसने कार में रखा। दूसरे दिन उसकी बहन ने तड़के ही एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी लाल लाल बंद मुट्ठी को हाथ में लेकर म्लान हंसी हंसकर अविनाश ने कहा था, सोमी, इसका नाम रखना जीवन। मन ही मन उसने सोचा, कितना उपयुक्त नाम रखा था उसने, जीवन, जिसने 3 जीवनों को नष्ट होने से हठात बचा लिया था। तब से अविनाश ने कभी विवाह का प्रसंग ही नहीं उठने दिया। माँ रोई, बहन ने पैर पकड़ लिए। इतनी सुंदर लड़कियां पड़ी हैं, उसमें क्या हीरा माणिक जड़े थे। अच्छा हुआ वो जहरीला पौधा घर में ना लगा। पर अविनाश ने एक दिन गुरु गंभीर स्वर में गरज कर कह दिया, अब ब्याह की बात उठाई तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। माँ सहम कर चुप हो गईं। वो अविनाश के कई मित्रों से परिचित थीं। एक बड़े बड़े बालों का बंगाली युवक जो कई माह तक उनके यहाँ भंडार में छिप कर रहा था, एक सांवली सी सौम्य युवती जिसे फांसी की सज़ा होकर भी माफ़ हो चुकी थी। क्या पता अविनाश भी उसी दल में भटका भटका फिरे। आज भी अविनाश सतीश को लेने जाने का विचार छोड़ बैठा था, पर फिर भी मन नहीं माना। भीड़ से दूर ही खड़ा खड़ा वो देखेगा कि सतीश कितना बदल गया है। मंजरी ने पर्दा हटाकर बत्ती जला दी। पूजन गृह से आती अगरबत्ती की सुगंधि से कमरा सुवासित हो उठा। उठिए अविनाश भैया, कार आ गई है। शोभा तो यहीं है अम्मा, वो कह रही है मैं नहीं जाऊंगी, सब्जी भी बनाना है। पिताजी, मैं और अविनाश भैया जा रहे हैं। गोदावरी बोली, ठीक है जा बेटा, देर मत कर, समय पर जाना ही ठीक है। सब चले गए तो कमरे में अकेली पड़ी गोदावरी उबने लगी। वहीं से शोभा को पुकार कर बोली, बेटी क्या क्या सब्जी बन गई, मुझे जरा पानी भी पिला दे। शोभा पानी का गिलास लेकर आई तो लज्जा से आंखें उठाकर गोदावरी की ओर देख न सकी। उसके बाल अभी भी खुले हुए थे। जाते समय मंजरी उसे जिद करके अपनी धानी कश्मीरी सिल्क की साड़ी पहना गई थी। छी छी, मौसी समझेंगी कि उसी ने स्वयं निकाल कर पहनी है। गोदावरी ने पानी का गिलास थाम लिया और उसे कुछ देर देखती रही। शोभा की इतनी मंजुल मूर्ति उसने आज ही देखी थी, बिना तेल के रूखे बाल पंखे की हवा में फरफराते हुए। वो झट से पानी देकर चली गई। कमरे में उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। गोदावरी के क्षण भर पहले का उत्साह और स्फूर्ति न जाने कहाँ चले गए। वो लंबी सांस खींचकर फिर अपनी विचारधारा में डूब गई। सतीश आता ही होगा, कितने लंबे बीते ये दिन। उसके जाने से इतनी विशाल अट्टालिका शमशान सी भयानक हो उठी थी। कितने दिन बाद गोल कमरा फिर हंसी और कहकहों से गूंज उठेगा। मंजरी, अविनाश, सतीश फिर अपने कमरे में बैठकर ताश खेलेंगे। माँ की छाती में सिर रखकर बच्चों की तरह सतीश अम्मा अम्मा करेगा। उसका कंठ भर गया। आज ईश्वर ने ये शुभ दिन दिखाया, पर उसके निर्जीव पैरों में शक्ति नहीं थी। वो सर्वदा के लिए उससे छिन गई है। आज चौके में बैठकर वो अपने हाथ से पूड़ियाँ उतारती, गोल गोल पूड़ियों को सतीश के ना कहने पर भी थाली में डाल देती। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। तकिया के छोर से उसने आंखें पोंछ लीं। इतने शुभ दिवस में वो रो रही है। मंजरी का कंठ स्वर सुनकर वो चौंक कर कान लगाकर सुनने लगी। सतीश ही तो था। वही भारी भारी आवाज़, अम्मा मैं आ गया। कलेजा उछल कर मुंह पर आ गया। शोभा, वो वहीं से बोली, शंख बजा दे। पूजा के कमरे में आकर शोभा ने शंख बजाया। मधुर शंख घट ध्वनि से 2 वर्षों से सूना पड़ा घर गूंज उठा। पूजा का कमरा गोदावरी के कमरे से बिल्कुल सटा था। शोभा दीवार से लगकर खड़ी हो गई। कैसी भुतनी सी बनी है वो, न बाली बंधे हैं न मुँह धुलाए। हाथों में भी तो हल्दी लगी है। मसाला अधपिसा कर वो सिल पर ही छोड़ आई है। अब बाहर निकलेगी तो मौसी के कमरे में बैठे सब उसे देख लेंगे। वो अंधेरे कमरे में दीवार से लगी खड़ी ही रही। सतीश, मंजरी, अविनाश के बोलने का स्वर स्पष्ट सुनाई पड़ रहा था। अरे शोभा कहाँ गई? मंजरी बोल रही थी। सर्वनाश। मन ही मन शोभा काँप उठी। अब वो क्या करेगी? शंख उसी ने बजाया था ना अम्मा, वहीं खड़ी सिमटी होगी। वो फिर बोली और पूजा के कमरे में आंधी की भांति घुस आई। चल भैया आ गए हैं, यहाँ खड़ी क्या कर रही है? हाँ या ना कहने तक पसीने में डूबी जाती कांपती शोभा को माँ के कमरे में खींच लाई। भैया यह है मार्बल, कोई भी अतिथि या अपरिचित हो उसे देखकर छिपना इसका विशेष गुण है। उसकी धानी साड़ी का आंचल फहरा कर गिरा जा रहा था। उसकी बेहतरस हरनी सी आंखों को देखकर गोदावरी समझ गई कि वो मुक्ति पाने को छटपटा रही है। हा, क्यों परेशान कर रही है मंजरी? शोभा, तू चौके में स्टोव पर कुछ रख तो नहीं आई? जल ना जाए, जा देखा।
शोभा हाथ छूटते ही तीर से छिटक गई। सतीश को मंजरी के पत्र से ज्ञात हो गया था कि दुर्गा मौसी की लड़की उनके यहाँ से पढ़ रही है। बेचारी गांव में रही है, इसी से इतना झेपती होगी। मंजरी भाई का सूटकेस ले आई, बोली, भैया खोलिए तो जरा इसे, देखिए क्या क्या लाए हैं। सतीश को दम तो लेने दे, माँ ने एक धमकी दी, पर सतीश ने उठकर सूटकेस खोलकर नाना उपहार निकाले। बहन के लिए वो एक छोटी सी सुंदर स्विस घड़ी लाया था। नायलन की कई हल्की पारदर्शी साड़ियाँ थीं। अविनाश के लिए एक सोने का सिगरेट केस था। माँ के लिए प्लेटिनम की 3 हीरे की कनिया जड़ी अंगूठी थी। मंजरी बोली, रुकिए भैया, मैं शोभा को बुला लाऊं। शोभा को फिर पकड़ लाई और मोढ़े पर बिठा दिया। स्वयं निकाल निकाल कर चीज़ें दिखाने लगी। जब वो सबको उपहार वितरित कर चुका, तब उसकी दृष्टि शोभा के नत मुखमंडल पर पड़ी। भद्रता के नाते उसे भी तो कुछ देना होगा, पर अब तो कुछ भी नहीं बचा था। एक वस्तु थी अवश्य, जिसे उसने अभी तक बाहर नहीं निकाला था। इन उपहारों से कहीं अधिक सुंदर हीरे का एक छोटा सा क्रॉस, जो पतली सोने की चेन के मध्य में जड़ा था। सविता के गौर वर्ण पर वो कितना सुंदर दिखेगा। वेनिस की एक छोटी सी दुकान पर वो दिख गया था। दाम पूछे तो सिर चकरा गया, पर मन नहीं माना। अपनी कितनी दैनिक आवश्यकताओं को घटाकर वो उसे आखिर खरीद ही लाया था। ये क्या वो उसे दे सकता है? नहीं नहीं, कभी नहीं। गांव की एक सामान्य सी दरिद्र लड़की, जिसे शायद उसके हुक बांधने का भी शऊर ना होगा, उस नेकलेस को लेकर क्या करेगी? वो सोच ही रहा था कि उसकी माँ एकाएक बोली, क्यों रे सतीश, एक बहन तेरी और भी तो थी, इसके लिए कुछ नहीं लाया क्या? ले बेटी शोभा, ये अंगूठी तू पहन। ईश्वर ने चाहा तो मेरा सतीश मुझे ना जाने कितनी और अंगूठियां पहनाएगा। शोभा पहले अवाक देखती रही, ये क्या कह रही है मौसी, पर मंजरी ने उसे ठेल कर माँ की शैया के पास कर दिया, और उसके नहीं नहीं कहने पर भी गोदावरी ने प्लेटिनम की हीरे जड़ी अंगूठी उसकी अंगुली में डाल दी। उसकी लंबी लंबी गोरी अंगुलियां विधाता ने विशेष परिश्रम से रची थीं। अंगूठी थोड़ी ढीली थी। मनी मन सतीश क्षुब्ध हुआ। कितनी बहुमूल्य अंगूठी थी, और कितने प्रेम से वो अम्मा के लिए लाया था। ये गांव की लड़की कभी प्लेटिनम को टीन समझकर फेंक ना दे। शोभा उठकर फिर चौके में चली गई। बड़ी देर तक गोदावरी के कमरे में बैठक जमी रही। दूसरे दिन कथा थी। सतीश को बड़ी उत्सुकता हो रही थी, पता नहीं सविता आएगी या नहीं। आज तक तो वो सविता से कभी नहीं बोला था। दूर से कन्वोकेशन में देखा बढ़ता। जब वो एडिनबरा में था, कई बार उसके जी में आया कि वो उसे पत्र लिखे। चेष्टा भी की, पर न जाने कितने पत्र फाड़ फाड़ कर फेंक दिए। नव वर्ष पर सविता ने उसे 2 अत्यंत सुंदर कार्ड भेजे थे। एक में 2 कबूतरों का जोड़ा साथ साथ उड़ रहा था। कितनी भावुक लड़की है। दूसरे कार्ड में सुंदर मुक्ता से अक्षरों में नव वर्ष की शुभकामनाएं थीं। 3 अक्षरों का गुथा सविता नाम उसके हृदय में बस गया था। वो अकेले में मंजरी से सविता के विषय में पूछने का साहस भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मंजरी फिर सबके सामने मजाक बनाएगी। वो बड़ी देर तक माँ के कमरे में बैठा अपने प्रवास की बातें करता रहा, और फिर अपने कमरे में जाकर सो गया। दूसरे दिन सत्यनारायण की कथा थी। आंगन में दरी बिछी थी। केले के पत्तों का सुरम में मंडप बना था। उसके नीचे संगमरमर की चौकी पर पूजा का सिंहासन रखा था। उस पर रखी सोने चांदी की मूर्ति फलों से ढकी थी। शोभा कभी चरणामृत घोल रही थी, कभी दोनों में प्रसाद सजा रही थी। आज गोदावरी भी कई तकियों के सहारे बाहर बैठी थी। गुग्गुल धूप की मंडराती सुगंधी गोल चक्र सा बनाकर उठ रही थी। कथा आरंभ हो चुकी थी। पंडित जी कन्या लीलावती के सौभाग्य और दुर्भाग्य का सस्वर वर्णन कर रहे थे कि शोर मचा। कार आ गई, तिवारी जी आ गए। स्त्रियों में खलबली मच गई। क्षण भर के लिए पंडित जी ने पाठ बंद कर चश्मा उतार कर रख दिया और उठ खड़े हुए। जनार्दन जी अभ्यर्थना के लिए आगे बढ़ गए। सतीश के मित्रगणों का झमघट भीतर के कमरों में था। सब वहीं से खड़े होकर देखने लगे। आगे आगे तिवारी जी थे, स्थूलकाय, घनी मूछें, चश्मे से ढकी आंखें, सरल वेश। साथ में राज्यपाल और पीछे पीछे उनके 2 एडीसी। एक से कपड़े, झलमलाती तलवारें, चरमराते जूते, सूरत शक्ल में एक से जैसे 2 जुड़वा भाई हों। उनके साथ ही सविता थी। जब सतीश विदेश गया था तब तो उसके बाल कटे नहीं थे, पर आज कटे बाल और भी छोटे छोटे मोड़कर ऊपर उठा लिए गए थे। अंग प्रत्यंग के बढ़ते मांस को यथाशक्ति बंधन में ढालने का विफल प्रयत्न किया गया था, कसे ब्लाउज में कसकर। गले में एक नीलम का हार था, आंखों पर धूप का चश्मा और हाथ में आसमानी रंग का पर्स, जिसे वो लापरवाही से झुलासी रही थी। रंग स्वास्थ्य के साथ साथ जैसे और भी निखर आया हो। अविनाश ने कनखियों से सतीश को देखा।
उसके मुंह पर हवाइयाँ सी उड़ रही थीं। भाग्य मानो अपनी विजय का ठहाका मारकर हंस रहा था। क्या यही सविता है? उसके वर्षों की मधुर कल्पना क्षण भर में टूटे खंडहर सी ढलक पड़ी। ठीक इसी समय नैवेद्य का थाल लेकर शोभा आई और झुककर पंडित जी के पास रखने लगी। अपने मौसी की लाल रेशमी साड़ी पहने थी, अंगुली में रात का हीरा दमक रहा था, कानों में मोती के कर्णफूल थे। नैवेद्य पकाकर वो अभी अभी आग के पास से उठकर आई थी, इसी से दोनों गाल लाल लाल हो रहे थे। सतीश की दृष्टि भी सविता से छिटक कर उस पर जा पड़ी। वो अदृष्ट पूर्ण रूप उसे अद्भुत लगा। अपनी सौम्य शांत स्थिर दृष्टि बिना इधर उधर किए वो थाल रखकर चुपचाप भीतर जाने को थी कि मंजरी ने रोककर उसके कान में कुछ कहा। प्रसंग कुछ रहा होगा, क्योंकि स्वल्प भाषणी शोभा के अधरों पर स्मित हास्य की रेखा खिंच गई और उसके गालों में दो गहरे गड्ढे पड़ गए। वो हाथ छुड़ाकर अंदर चली गई। अविनाश भी उसे ही एकटक देख रहा था। सतीश के कान के पास मुंह ले जाकर उसने कहा, कितनी सुंदर कॉम्प्लेक्शन है सतीश, बिल्कुल मिल्क एंड हनी। ये क्या शहर की हवा में कभी निखर सकता है? गांव की ही देन हो सकती है ऐसी। सतीश चलो ना, अंदर बैठकर ताशी जमाएं, यहाँ तबीयत बोर हो रही है। सतीश और अविनाश उठकर चले गए। ये सविता ने भी देख लिया। अब वो भी उठकर गोदावरी के पास बैठ गई। शोभा बार बार किसी काम से मौसी के पास आ जा रही थी, कभी चाबी का गुच्छा लेने, कभी भंडार से मेवा लेकर बाहर रखने। उसकी सरल स्वच्छ मुस्कान सविता को पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लग रही थी। उसके कार्यरत एकाग्र सुंदर मुखमंडल पर कहीं भी क्लांति का लेश भी नहीं दिख रहा था। पूजा समाप्त हुई। पंडित जी ने सबको चरणामृत दिया। सविता को एक सुपारी और फूल देकर बोले, आज ही आशीर्वाद देता हूँ बेटी, सौभाग्यवती हो। सभ्य समाज में पली उच्च शिक्षिता सविता के गालों पर लज्जा की लाली दौड़ गई। तिवारी जी वहीं खड़े थे, बोले, ठीक कहते हैं पंडित जी, पूर्णिमा की पुण्यतिथि में ही आज अपने जमाता का शगुन कर दूं। जनार्दन जी बुला लीजिए, जरा 2 अक्षत धरकर मैं भी आशीर्वाद दे दूं। शोभा पास ही खड़ी थी, मंजरी भीतर थी। गोदावरी बोली, जा बेटी भैया को बुला ला। शोभा उठकर सतीश के कमरे तक गई, पर देहरी पर ठिठक कर खड़ी रह गई। सतीश और अविनाश बैठे सिगरेट पी रहे थे, गाँव तकिए के सहारे अधलेटे। सतीश उसे देखकर बैठ गया। कहिए, उसने पूछा। आपको बुला रहे हैं, आनत दृष्टि किए ही शोभा ने कहा। कौन? सतीश ने पूछा। वो इतना घबरा गई कि उसे लगा कि उत्तर कंठ में चिपक गया है। आपके श्वशुर, उसके मुंह से निकला और लज्जा से लाल हो उठी। हाय, वो क्या जंगली की तरह बोल गई। श्वशुर नहीं, कहिए भावी श्वशुर, हंसकर अविनाश ने कहा। वो जान बचाकर भाग गई। सतीश उठकर बाहर आया। पीछे पीछे अविनाश था। झुककर उसने अपने भावी श्वशुर के पैर छुए। सुखी रहो बेटा, वे बोले। सुदर्शन सुपुरुष जमाता को देखकर उनका हृदय गदगद हो उठा। आज की पुण्यतिथि से बढ़कर और कोई शुभ तिथि नहीं हो सकती। आओ बेटा, मैं तुम्हें अपने हाथ से तिलक कर दूं। तिलक का थाल लेकर उन्होंने सतीश के गौर प्रशस्त ललाट पर रोली की लंबी रेखा खींचकर अक्षत लगा दिए। सतीश की उदास रिक्त दृष्टि अविनाश के हृदय में शूल सी बिंध गई। आप भी अपनी वधू को कुछ शगुन कर दीजिए जनार्दन जी, तिवारी जी बोले। सविता ने सिर झुका लिया। विद्युत के चमकीले प्रकाश में क्षण भर को उसका बेडौल मोटापा विलीन सा हो गया। एक सलज्ज मौन मुस्कान से वो पर्स के फीते को अंगुली से लपेटने लगी। जनार्दन जी हतप्रभ से हो उठे। वो क्या देकर भावी पुत्र वधू का टीका करें? घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं थी। इतने में ही उनके पास खड़ी शोभा ने उनके हाथ में कुछ दिया। उन्होंने मुट्ठी खोलकर देखा, कल की हीरे की अंगूठी थी। कितनी समझदार लड़की है शोभा, वे सोचने लगे। उन्होंने बढ़कर एडीसी के हाथ से रोली अक्षत का थाल ले लिया और झुकी हुई सविता के ललाट पर रोली की बिंदी रख दी। फिर अंगूठी पहनाने लगे। अंगूठी फंसकर बीच में ही रह गई तो झट उतार कर सविता ने अनामिका में पहन ली। पर सतीश और अविनाश ने अंगूठी का स्थानांतरण देख लिया। शंख घोष के साथ दोनों के भाग्य एक सूत्र में बंध गए। पूर्णिमा का चंद्र काले काले बादलों से घिर गया था। आमंत्रित अतिथि जाने की तैयारी में थे। शोभा किसी को छाता दे रही थी, किसी को प्रसाद का दोना। तिवारी जी पुत्री सहित विदा ले रहे थे। सतीश, अविनाश और जनार्दन वहीं खड़े रहे। अविनाश और सतीश भीतर आने लगे तो शोभा एक हाथ में चरणामृत का सकोरा लेकर किसी को देने जा रही थी कि अविनाश बोला, हमें भी तो प्रसाद मिलना चाहिए। न प्रसाद ही मिला, न चरणामृत ही। अरे, आपको चरणामृत भी नहीं मिला? शोभा ने पूछा। मुझे तो नहीं मिला, पर सतीश को चरणामृत की डबल डोज मिली है। ललाट पर रसीद नहीं देख रही हो क्या?
शोभा कभी हास परिहास में भाग नहीं लेती थी, पर उसे भी हंसी आ गई और गालों पर फिर वही मनोहर घड़े पड़ गए। वो बोली, रुकिए मैं अभी लाती हूँ। वो तत्काल 2 छोटे छोटे सकोरों में चरणामृत ले आई, पर सतीश और अविनाश मौसी के कमरे में चले गए थे। शोभा वहीं जाने लगी, तभी उधर से सतीश माँ के लिए पानी लेने बाहर आया। नीची दृष्टि के शोभा अपनी धुन में उसे देख ना पाई और टकरा गई। दोनों सकोरों का चरणामृत उसकी नई ट्रॉपिकल पैंट पर उलट गया। माँ के कमरे की चिक उठी थी। वो बोला, अरे राम राम, जल्दी पानी लिया शोभा, कपड़े से पहुँचते कहीं दाग ना पड़ जाए। शोभा लज्जा से कांप उठी। छी छी, कितनी फूहड़ सोच रहे होंगे लोग उसे। सतीश बोला, अम्मा, बहुत नीची नज़र रखने से तो कभी राह चलता हाथी भी नहीं दिखता। एक लंबी सांस खींचकर गोदावरी बोली, अब कितनों की ऐसी नज़र रह गई है बेटा। माँ के दीर्घ निश्वास में सतीश को सविता के कटे केशगुच्छ, आधा तन उघड़ा ब्लाउज, लिपस्टिक रंजित ओष्ठ सभी फिर स्पष्ट दिख उठे। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनिए उपन्यास का अगला भाग 2।